नील्स बोर साहब बताए, क्या बताए बउआ? nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो कितने के बराबर होगा? ए नॉट, बोलो बोलो तुम ही लोग बोलो, n स्क्वायर बाई, वेयर ए नोट का वैल्यू कितना है? कितना है बोलो जरूर? क्या 53.1 क्या? पीएम, एएम की पीएम? अरे पूरा बोलो ना उसको, उसको पीएम बोलेगी। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना? 10⁻15। भगवान, -15। उसको फेम्टोमीटर बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। अरे देखो किलो, सॉरी किलो, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पीको माने 10 के पावर -12 याद रखना। तो 53.1 पिकोमीटर, ए नोट का वैल्यू जहां क्या है। और ये जो फॉर्मूला है किस किस एटम्स के लिए वैलिड है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि इसको लगा देना अब सोडियम के लिए तो हो गया गड़बड़। उस सब के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स, जो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी इसके आगे एक दो और चीज है सिखाना। तो जैसे कि अगर हाइड्रोजन का हम लें या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, एक चीज तो तुम देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है। तो अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो n बराबर 4, n बराबर 1, 4 सबसे पहले तो लिखो कि हाइड्रोजन एटम के लिए है। n बराबर जब 1 लेते हैं, z बराबर भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो R1 यानी कि कितना के बराबर आएगा? यानी कि हाइड्रोजन एटम का, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही वैल्यू आता है, इसलिए इस पर विश्वास रखो, यही रेडियस होगा हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1 में जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, एज पर दिस नील्स बोर साहब, तो उसका रेडियस क्या है बेटा? ऐसे, ठीक है, ये क्या है? घूम रहा है चारों बगली सर्कुलर पाथ पर। तो ये जो हमारा रेडियस है ये क्या है, कितने के बराबर है? समझ में आ रहा है कुछ बात? बुझा रहा है कुछ? और अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन को इस फर्स्ट ऑर्बिट से हम इतना एनर्जी डाल दिए, बताए थे ना एनर्जी डालेंगे तो जो ऑर्बिट है वो क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि इसमें चल गया, यहाँ n बराबर कितना है? 2, यहाँ n बराबर कितना है बेटा? 1। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? सो जरा देखते हैं कितना हो जाएगा, देखो तो। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट 2 के स्क्वायर और जेड का वैल्यू 1, 4 नॉट। कुछ गेट लगाओ तो यार हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। गेट वाला लगाओ, गेट वाला लगाओ, लॉक मार दो। हाँ ठीक है, कितना हो गया बेटा? 4 नॉट। तो हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एक आध गो सवाल ले लो ना इस पर, लाओ तो मोटका किताब ये लाओ ना, उसी से एक आध गो सवाल तो अच्छा लगेगा ना थोड़ा सा। हम कितना तुम लोगों को सवाल करवाएं। सवाल तो इसी से करवाएंगे तुम लोगों को। अरे भैया, हाँ देखो पहला सवाल ही यही है, कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लिखो ना, लिखो ना भैया, लिखो टाना टान लिखो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोलेंगे बउआ? इसको, ये इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। क्या होगा जरा टनाटन जरा सा बना करके हमको दिखाओ सब लोग, ठीक है? टनाटन इसको जरा बनाओ, ठीक है? बनाओ इसको बहाना बहाना। कितना आएगा वैल्यू जी? ए नॉट का कुछ वैल्यू होगा ना, 1 पिकोमीटर। तो हम कैलकुलेट करके दे दिए, बनल बनावल भोजन है, खा लिए फाक लिए। अगर तुमको दे देगा कि भाई कैलकुलेट कीजिए, ए नोट किसको माने? ए नोट का वैल्यू क्या है जरा ये बताओ तो हमको। ए नोट तो एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है? क्या 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 मतलब इसको अगर बोले कि ए नोट क्या है तो क्या लिखोगे इसके लिए? हाँ बोलो बोलो बोलो। एच स्क्वायर बाई, हाँ हाँ, जेड कहाँ से आ गया फिर? सिर्फ ही स्क्वायर आएगा ना बेटा, यही है ए नोट। कहीं कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि ए नोट का कांस्टेंट वैल्यू लाए, क्या है उसका? तो जहाँ एम क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। के क्या है? तो के के बारे में बताए ही थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ ऐसा ही वैल्यू होगा, ठीक है? ई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज हो गया। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए रेडियस निकालने के लिए हम लोग सीख गए। इसमें कहीं कोई डाउट अगर है किसी को तो बोलो कि हाँ भाई हमको भारी समस्या हो गया है, बताइए। कौशल, मुस्कान, अनुष्का, चलो ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का एनर्जी आज कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में बोले थे ना कि एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चलो भैया एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब एनर्जी के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो? काइनेटिक एनर्जी जानते होगे, काइनेटिक एनर्जी जानते होगे, पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी जानते होगे, और तो कुछ है नहीं। तो यहां पर में हम इस एटम का, जिसमें एक प्रोटॉन है और एगो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पर एक प्रोटॉन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम किस के लिए डेराइव कर रहे हैं फॉर्मूला? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन है? जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना? नहीं बुझाया बात, नहीं बुझाया। एक, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस आयन, क्या हुआ? हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, ठीक है? तो इसका हमको टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी अगर कहोगे बउआ, टीई यानी कि टोटल एनर्जी अगर जो कहोगे तो बराबर होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा काइनेटिक खाली लिखे हैं, समझ आना काइनेटिक एनर्जी है। अब बेटा देखो, प्रोटॉन तो यहां स्थिर है। प्रोटॉन जो है हमारा न्यूक्लियस में क्या है? रेस्ट में। प्रोटॉन के बारे में हम लोग अभी भी नहीं जानते कि प्रोटॉनमो कहीं घूमता उमता तो नहीं है, इधर उधर विचरण तो नहीं ना करता है, नहीं। इट इज टाइटली पैक्ड ड्यू टू इंटर, क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये यहाँ एकदम स्थिर, बाहर उहर नहीं निकलता। एकदम समझ लेना इस बात को, इसमें कुछ ना नुकुड़ नहीं करना है। तो इसका तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो इसका हो नहीं सकता, स्थिर है बेचारा, हिलना डुलना है नहीं। काइनेटिक एनर्जी किसको होगा? काइनेटिक एनर्जी किसको होगा? जो काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। वेलोसिटी कोई जरूरी बोलना नहीं है, मोशन बोलो। अब दैट मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल मोशन, दैट मोशन कैन बी रोटेशनल मोशन,
दैट मोशन कैन बी वाइब्रेशनल मोशन, दैट मोशन कैन बी स्पिन, कोई भी मोशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग बोर साहब का दिया हुआ कंसेप्ट पर ही डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, इसको अभी जरा डिलीट मार दो, n बराबर 2 कंफ्यूज करेगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं बेटा जी, क्या बोल रहे हैं हम कि अभी ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम मान के चलते हैं इसको सिर्फ क्या है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशनल है ना, ये देखो ना, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा है। एक्चुअल में हकीकत क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर स्पिन भी करता है, लेकिन बोर साहब तो इसके बारे में कुछ बताए नहीं है, तो वो एनर्जी तो हम यहाँ अकाउंट में लेंगे नहीं। जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो उस एनर्जी को भी हम अकाउंट में लेंगे, जो कि तुम लोग हल्का फुल्का जानता भी होगा, एन, एल, एम और एम एस 4 क्वांटम नंबर होता है। एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हल्का फुल्का ये सब याद रखो, ताकि जब हम उसमें कूदकता मारे तो तुम लोग कुछ समझ। एन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एम एस को स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर ही बहुत कुछ बताता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि बोर साहब के कंसेप्ट पर अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो देयर इज नो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना तरह का एनर्जी हो गया बेटा इस एटम को, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा सा समझ लो, यहां पर में मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताएं ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10। ये सब तो याद रखना पड़ेगा, इतना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। प्रोटॉन का मास कितना होता है बताओ बताओ, 1.67 10 के पावर माइनस 27 kg। इस सब का मास इतना कम है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इन दोनों का, वो क्या होगा, इसलिए हम इन दोनों के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अभी देखो ना, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेगा तो जी m1 m2 माइनस साइन के साथ बटा r। m1 m2 भी जब करेंगे तो 27 और प्लस 31 कितना कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर। तो उसको अकाउंट में हम लोग नहीं लेते, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा, या फिर उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होता है। अभी वैल्यू जान लो, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ाए नहीं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वैल्यू सिर्फ जान लो, इसको याद रखना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल का जो होता है, वो हो जाता है के Q1 Q2 और बटा R, ठीक है। के Q1 Q2 और बटा R, where R is the distance between the two charged particles and Q1 and Q2 are the charges on that particle। अब K के बारे में तो बतेबे किए थे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भैया, तो हाफ एम ई इंटू, चूंकि इलेक्ट्रॉन ना मूव कर रहा है, प्रोटॉन तो रेस्ट में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा R प्लस हाफ एम ई को अब हम नहीं लिखेंगे, वो हम नहीं जनरली लिखते हैं। एम का मतलब यहां सीधे समझना किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अब Q1 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, प्लस ही, है ना। इलेक्ट्रॉनमा के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस ही। तो यहां सीधे क्या लिख देंगे बेटा जी, के इंटू ई इंटू बटा आर प्लस हाफ एम पी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं
1/4πε0, अगर 4πε0 इसका ले लें के का वैल्यू जो होता है तो ये क्या हो जाएगा -e² बटा 4πε0 इंटू आर प्लस हाफ m। अभी देखो इसमें क्या क्या अननोन टर्म्स है। आर का वैल्यू डालना पड़ेगा इसमें, प्लस भी। ये कहां से डालेंगे, जरा दिमाग लगाओ, कैसे डालेंगे? आर का वैल्यू क्या डालें? आर यही ना हुआ बेटा, जैसे ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के बीच का क्या आर तो निकालना सीखिए। आर का वैल्यू इसमें सीधे डाल देंगे। आर का वैल्यू जो अननोन टर्म्स था ना उसी के टर्म में डालेंगे। अननोन टर्म्स कहने का मतलब जो नॉन कांस्टेंट है उसी टर्म में डालेंगे। जनरलाइज इक्वेशन से एक निकालेंगे टोटल एनर्जी का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? भी क्या डालेंगे? कुछ नहीं, भी नहीं डालोगे तो फिर कहने तो निकलेगा कैसे टोटल एनर्जी? यहां इसको एक रहने दो। ठीक है, nth ऑर्बिट का आर यहां क्या nth ऑर्बिट का रेडियस हम डालेंगे। ठीक है, nth ऑर्बिट का रेडियस होता क्या है, जरा हमको फॉर्मूला बताओ। ए नोट मत बोलना, पूरा इक्वेशन जो आया था वो बोलो, ड्राइव किए थे ना लास्ट क्लास में। फिर ए नोट क्या आया था बोलो? एन स्क्वायर, हाँ 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 4π स्क्वायर m के जेड। वेरी गुड, है ना। अब के जगह पर क्या लिखेंगे? 1/4πε0, 4πε0 ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4πε0 डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर mz ई स्क्वायर। देखो 4π और नीचे क्या क्या बचेगा? पाई बचेगा सिर्फ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या बचेगा बेटा? पाई एम ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये क्या है हमारा आर एन, यहां पुट कर देंगे आर एन का वैल्यू। भी अब निकालना है हमको, तो भी लास्ट क्लास में हम बताए थे कैसे निकालना रहता है। नील बोर साहब क्या बताए थे कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसका इंटीग्रल मल्टीपुल है? तो h/2 पाई का। नहीं बताए थे? फोर्थ पोस्टुलेट यही तो था। तो एम भी आर बराबर क्या? एन एच बटा 2 पाई। कोई कंफ्यूजन है क्या? दिमाग से हट ऊपर अथी हो रहा है क्या? ओवरफ्लो हो रहा है? ये नील्स बोर बताए थे, फोर्थ पोस्टुलेट पढ़ो ना। एन, ठीक है, एम भी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। अब देखो यहां से हम लोग इन्हें निकल जाएगा। हाँ नहीं बुझा रहा है? हाँ गर्दा छूट जाएगा। या फिर दूसरा उपाय ये भी लगा सकती थी कि के ई स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर मैं ई स्क्वायर लिखने के बजाय हम लोग अगर 4π जेड ई स्क्वायर अगर लिखें नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन आएगा ना, एक प्लस एक माइनस, तो ये ज्यादा जनरलाइज होगा। अब तुम लोग कहोगे जेड काहे डाल दिए सर? जेड इसलिए डाल दिए कि हम ई यहाँ क्या ले लिए हैं? एक ही प्रोटॉन ले लिए हैं, लेकिन जनरली ये डेराइव किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? जेड का वैल्यू हीलियम के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लिथियम के लिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ जेड हम इसलिए डाल दिए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बोले थे एक ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ माइनस जेड ई स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहां पर मैं देखो के जेड ई स्क्वायर बटा
आर स्क्वायर बराबर एम भी स्क्वायर बटा आर। ये कैसे ले आए? अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, एम भी स्क्वायर बाई आर नहीं होगा, यानी के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। यहां से भी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से तो डिराइव करके हम सब लाए हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हो। आर का वैल्यू पुट कर देंगे, आर यहाँ आएगा, भी का वैल्यू निकल नहीं जाएगा। ठीक है, एम भी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई हो गया। तो अब क्या करेंगे, देख लो इधर, तो भी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? भी बराबर क्या हो गया बउआ? एन एच बटा 2 पाई इंटू एम आर। अब आर का वैल्यू क्या है बउआ? भाई इतना बड़ा, तो इसको इसमें क्या करेंगे? ये एक तरह से ये भी कह सकते हो कि nth ऑर्बिट में स्पीड क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, अगर पूछ दे तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है, पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो NH बटा 2 पाई एम इंटू क्या इसमें डालना है हमको? आर। आर का वैल्यू क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर फिर चला जाएंगे बाबू साहब, पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब इसमें देख लो ये क्या क्या, पाई एम कट जाएगा, कट जाएगा, बहुत चीज कट रहा है ना, गर्दा छूट गया तो लगता है, एक एच भी कट जाएगा, पाई गयो एम गयो, पाई गयो एम गयो, एक एक एन एच गयो, है ना जी। यार बड़ा चमक रहा है, ये बराबर किसके हो जाएगा? बचेगा क्या जरा बोलो तो तुम लोग। हाँ ठीक है, ये क्या हमारा आ गया? nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या है? स्पीड हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, इस भी को कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, और टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। तो एक काम करिए आप लोग, इसको इसमें पुट करके और टोटल एनर्जी निकालिए। चूंकि अब मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ हम डायरेक्ट सो टोटल एनर्जी डाल देंगे, टनाटन एकदम फट से निकालो, नहीं तो सिर्फ छोटा मोटा nth ऑर्बिट में इसको En से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी को। En बराबर कितना आ रहा है देखो, तब तक हम वीडियो को भी पॉज कर देते हैं। ठीक है, nth ऑर्बिट का यहां से कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया एनर्जी? माइनस साइन के साथ जेड स्क्वायर E4m बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ किए नहीं है, सोल्व किए, खाली वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके ले आए। आगे जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो तुम देखोगी कि ये वैल्यू नील्स बोर साहब, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में वो कुछ जानते वानते थे नहीं नील्स बोर साहब, लेकिन जो ये वैल्यू कैलकुलेट किए nth ऑर्बिट का एनर्जी, nth ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो ये सब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव करते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो पाओगे कि एकदम एग्जैक्टली यही वैल्यू आता है। तो हाँ, तो नील्स बोर साहब तो गर्दा छोड़ा दिए थे, ऐसा बात नहीं है, गड़बड़ नहीं थे, गर्दौल आदमी थे बोर साहब, नहीं बुझाया बात? हाँ, ऐसा बात नहीं था। तो अब हम मिटाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जो डिराइव किए हैं उसको लिखले रहने देंगे। जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको Rn कर दो, ये क्या है? nth ऑर्बिट का रेडियस। कुछ न लिखो तो इसको जरूर लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो और इसको लिख लो, ये काम आएगा। लिख ली ना? तो हम लोग अभी तक क्या क्या जान गए बेटा? रेडियस निकाल लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, निकाल लिया ना बेटा। उसके बाद उसका टोटल एनर्जी निकाल लिए जब वो nth ऑर्बिट में है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे?
जैसे रेडियस वाला में नहीं कर दिए थे ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई तो बहुत सिंपल सा चीज है बेटा, ठीक है। इसको भी मिटाओ, ठीक है। nth ऑर्बिट का एनर्जी ये हो गया, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या हो गया बेटा जी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेडी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, ऊपर लिख देते हैं। nth ऑर्बिट में स्पीड क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, जेडी स्क्वायर बटा 2nh एप्सिलॉन। यही तो 3 गो इक्वेशन है बउआ, है ना। इस पर तो सवाल भी एक बनाए, इसके बारे में समझ भी चुके हैं। इसका वैल्यू क्या आता है, एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर का वैल्यू आता है 53 पिकोमीटर, आता है ना। उसी प्रकार से हम इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। nth ऑर्बिट में देखो तो माइनस साइन के साथ E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर है इंटू क्या कर देंगे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्यों ऐसा किए हम, कोई बता सकता है? अरे वही चीज को लिखे, लेकिन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को थोड़ा सा देखो ब्रैकेटवा में डाल दिए। क्यों ऐसा किए? ये सब कांस्टेंट है। ये देखो जेड का वैल्यू वैरी करेगा, एन का भी वैल्यू वैरी करेगा। एक चीज तुम देख रहा है, उसमें रेडियस के केस में एन स्क्वायर किधर था, ऊपर था, न्यूमरेटर में था। और इसके केस में एन का वैल्यू किधर है, डिनोमिनेटर में है। और साइन क्या है इस एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जी है टोटल। यानी कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, एटम का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा ना जी। देखो नंबर गड़बड़ा दिया, -5 बाई एन स्क्वायर अगर हो तो एन का वैल्यू जब बढ़ाओगे बेटा, तो ये पूरा वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, अगर ये नेगेटिव में है तो। देखो एन का वैल्यू 1 पुट करो कितना आएगा, -5। एन का वैल्यू 2 पुट करो तो -5/4। एन का वैल्यू 1 पुट करो तो -5। कौन ही दोनों में बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो एन का वैल्यू बढ़ाए तो ये पूरा वैल्यू बढ़ा कि घटा? अरे सिंपल अलजेब्रा है भाई, नहीं बुझा रहा है? ओ पहलवान जी, कहाँ छापने में लगे हुए हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ पढ़ा रहे हैं, और बाबा जी छापने में लगे हुए हैं, बताओ। अरे पहले समझ लो भैया, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा, किसका किसका, जैसे रेडियस के केस में निकाले थे ए नॉट, उसको लिख दिए थे, कितना वैल्यू आया था 53.1 पिकोमीटर। वैसे देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है, देख लो, 1 सेकंड में तो हो ही जाएगा। ई का वैल्यू कितना बताओ, अब तो बताओ। माइनस साइन तो पहले लगा देंगे, 1.6 10 के पावर -19 और के पावर कितना 4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 के पावर -30। डिवीजन में आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब इंटू और जेड स्क्वायर बटा एच का भी फिक्स वैल्यू है 6.64 गुने 10 के पावर -34 या 31 होता है, वो हम चेक कर लेते हैं। और सारा डाटा इसमें पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, देखते हैं कि इसका पूरा वैल्यू क्या आता है। ठीक है, टन से कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। तुम बुक में देखना, केमिस्ट्री वाला बुक में, कि सब एच का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो खुद से इसको कैलकुलेट करना जरा। नहीं समझा क्या है, 5वां 6ठा का मैथमेटिक्स है, ठीक है। हम तो टन टनाटन ऐसे कर लूंगा, है ना, क्या कर लूंगा,
ये क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना जी। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। आपके पावर कितना है बउआ? 4। 4 हो गया, और गुने शिफ्ट कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.3 इंटू ME। डिवीजन में क्या हो गया बेटा, शिफ्ट कांस्टेंट H² है ना, H06 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया, इंटू करेंगे एप्सिलॉन नॉट शिफ्ट कांस्टेंट 32 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी स्क्वायर कर दो भैया, इंटू 8। यही ना जी। कैलकुलेटर तो हो गया फेल बेटा जी। हाँ, ये बेचारा फेल कर गया लगता है, बहुत गड़बड़ा गया है। ये बेचारा बोला कि ना हमसे ना हो पाएगा। हाँ, सीधे दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया 0। लेकिन ऐसा तो होने क्या क्या 5? तुम समझ ही नहीं पा रहे हो बात को। देखो क्या हुआ यहाँ, 19 के -19 का पावर 4 था, 19 चौक 76, फिर उसमें 31 जोड़ो। नहीं समझा इसका? तो उसको लगा कि तो लगभग 0 है तो 0 दे दिया। अरे कैलकुलेटर है, आदमी ने बनाया है जी। इसको E0 से रिप्रेजेंट अगर कर दो बेटा जी, -E0 Z² बटा N² वेयर E0 का वैल्यू जो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम लोग कंफ्यूज कर गया होगा कि ये क्या एनर्जी का नया यूनिट आप दे रहे हैं। तो बहुत जब स्मॉल एनर्जी होता है ना, तो उसको किस चीज में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू अगर लिखोगे एग्जैक्ट जूल में, तो ये हो जाएगा 13.6 गुने 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस इतना आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसको लिखिए, डालो, छोड़ो मत। ई नोट का वैल्यू कितना आएगा, तुम लोग खुद कैलकुलेट करना ना, इतना आ जाएगा। कैलकुलेटर वाला फेल किया है बेचारा, नहीं तो कहो तो 1 सेकंड रुक जाओ, हम कैलकुलेटे कर देते हैं। वैसे में तो गड़बड़ नहीं ना होगा, ठहरो हम कैलकुलेट करते हैं, टेंशन मत लो। तब तक तुम लोग ये लिख लो, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, या इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, जो बोलना है सो बोलो। हम इसको नहीं भैया, इसका वैल्यू आया, इसका टोटल एनर्जी का नहीं, इसका वैल्यू, ये जो कांस्टेंट हुआ टर्म है, नहीं बुझाया? ठीक है, हम यहाँ कैलकुलेट भी कर ले रहे हैं। तुम लोग ऐसे कहोगे कि हाँ सर अब बुकवा से देख करके छाप दिए वैल्यूआ, ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 1.6 के पावर 4 होगा, 10 के पावर 19 चौक कितना होता है, 9 चौक 36, 76 गुने 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाई, है ना, 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है वो देखना पड़ेगा जरा सा, शिफ्ट कांस्टेंट 32, इसका होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12, इसका क्या स्क्वायर इंटू क्या होगा H²। एच का वैल्यू भी निकाल देते हैं, शिफ्ट एच का वैल्यू कितना है बउआ, कहाँ चल गया भाई, यहाँ 06, 6.626 गुने 10 के पावर -34, इसका क्या बेटा स्क्वायर है, इंटू इधर तो Z² बाई N² है। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। m तो सिर्फ m ही है ना, हाँ ठीक है।
तो 1.6 के पावर कितना आएगा 4, रुको ना यार, इंटू 9.1 है ना, बराबर कितना आएगा 59.63776, यहाँ लिखते हैं इस सब का वैल्यू 59.63776, ठीक है ना। इसको किए जी 1.6 के पावर 4 किए, 9.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, आई तो जोड़िए लेंगे टन से, गुने 10 के पावर कितना आएगा 76 प्लस 31 कितना होगा, खाली लेकिन हालांकि टाइम का वेस्टेज है, वो आंसरवा तो वही में आएगा, है ना। फिर नीचे करेंगे तो नीचे देखो 8 और गुना कितना करेंगे 8.854, 8.854 और का पावर क्या स्क्वायर, 4 कहाँ है 2 नहीं, ये तो और कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे 6.626 और फिर इसका भी स्क्वायर हो गया ना, कितना आ गया इसका वैल्यू 27,534, 27,534.1634 गुने, अब देखो ध्यान से 12 दूना 24, तो 24 हो गया प्लस ये 34 दूना 68, तो यहाँ 68 ले लेंगे माइनस 92, तो 10 के पावर माइनस आ गया 92। अब देखो कैलकुलेटर यहीं फेल किया, इसको लगा कि ऊपर 107 है पावर माइनस 107 और नीचे इतना लगभग तो ये जीरो है, तो तुरंत में क्या कर दिया, आदमी ने बनाया है, कुछ इसका लिमिट दे दिया होगा कि 10 के पावर माइनस अगर है मल्टीप्लिकेशन में तो जीरो वैल्यू मान लेना। अब इसको जरा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करेंगे, ऊपर क्या है बेटा जी 59.63776, अब बाई क्या करेंगे 27534.1634, इसका वैल्यू कितना आया बेटा, इतना आया, इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 2 पॉइंट कितना आ रहा है 2.1659 16595504, अरे चलो भैया गुने 10 के पावर माइनस 3, इसका आएगा, इसको इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, और गुने फिर ये क्या होगा 107 में से 92 को घटाएंगे, 107 माइनस, तो 10 के पावर कितना हो गया बेटा माइनस 15, हाँ तो टोटल कितना आ गया 2.1659550 गुने 10 के पावर माइनस, ये आया आंसर हमारा, है ना बेटा जी। अब और कैसे है जी गधा, 13.6 गुने 1.6 करो ना पहले, 13.6 गुने 1.6 करोगे ना, ये टोटल जूल में, अब इसका कितना आया वैल्यू, ये आ रहा है 21.76 गुने 10 के पावर माइनस 19, तो ये नहीं हुआ 2.176 गुने 10 के पावर माइनस, यहां मिला, अरे तो देखो यहाँ 6 को अब राउंड ऑफ कर दो ना तुम, तो फिर 5 है ना आगे, ओड नंबर राउंड ऑफ अगर पढ़ा होगा 5 है तो 6 क्या हो जाएगा, अब मिला, अरे यार एग्जैक्ट तुम डिजिट टू डिजिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम जो वैल्यू लिए हैं चार्ज का डायरेक्ट 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, अब इसमें भी आधे आगे एक दो डिजिट चलता है, एक आध डिजिट का फर्क आ जाएगा, ठीक है उसमें टेंशन, हाँ तो ये आया ना, अब इसको जूल में है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, तो कर दो, तो 2.1659 2.1659550 गुने 10 के पावर माइनस 18 और डिवाइड, ओहो इतना हुआ, इतना डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भैया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, सीधा सीधा करो ना, वही 13 पॉइंट कितना आ गया बेटा 537, वेरी नियरली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, इतना खाली समय बर्बाद हुआ क्या कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका वैल्यू हम कहाँ बर्बाद किए, तुम लोगों को संतुष्टि नहीं हो गया होगा कि नहीं नहीं यही वैल्यू आएगा। तुम लोग क्या करना कि बुक में जो डाटा दिया है ना, ई का वैल्यू क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या वैल्यू दिया है, तुम लोग डाल के करना, एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगा। ठीक है, कैलकुलेटर से करना, उतना हम क्या करेंगे। ठीक है तो खैर 5 क्लास का ना ना कैलकुलेशन है ना इसमें। अच्छा, इसको किस क्लास में रखोगे तो देखते हो कैलकुलेटरों फेल कर जाता। बिल्कुल, और नहीं जब कैलकुलेटर था न्यूटन के जमाना में तो बोले नहीं थे सुमो एगो रखते थे कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा इसके टर्म में बेटा, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बटा, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, जहां ई नोट बराबर कितना है बउआ 13.6। तो इसको अब याद रखियो, अब इस पर ना नुकुड़ नहीं करना है, अब क्या करना है बेटा, याद रखना है इसको, ताकि प्रॉब्लम हम लोगों का टनाटन बन सके। क्या रेस्ट लेगा क्या, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं अभी तक हम। nth ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ एटॉम, nth ऑर्बिट का रेडियस ड्राइव किए, nth ऑर्बिट में स्पीड क्या होगा वो ड्राइव किए, ठीक है। और उसका शॉर्ट फॉर्म में जैसे रेडियस के केस में ए नोट बाई क्या आया था, ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड, यहाँ क्या आया है नीचे एन स्क्वायर आया है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना है बेटा, जैसे कि अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, जरा सा देखो तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन के लिए 1, यानी कि कितना एनर्जी नहीं आया। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो एटम का हाइड्रोजन एटम का एनर्जी कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा सा बढ़े आगे की रेस्ट लेगा तुम, बढ़ जाए रेस्ट लेगा, ठीक क्या हो गया, ठीक है। पहला हो गया क्या, काइनेमेटिक्स में समझने लगते हो कि डेफिनेशंस क्या है, लॉ क्या है, थियरी क्या है, पोस्टुलेट क्या है, समझ में आता है। सेकंड, जैसे ही तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एंट्री मारते हो तो तुमको क्लासिकल मैकेनिक्स समझ में आने लगता है, क्या कॉज करता है एक्सीलरेशन, क्या कॉज करता है वेलोसिटी, हाउ पोजीशन चेंजेस, तो ये सब तुम क्या करने लगते हो, समझने लगते हो। अब सबसे स्ट्रांगेस्ट जो चीज है फिजिक्स में मेरे अनुसार, जिसके बाद बोले ना हम क्लास से छोड़ दिए, वो था वर्क पावर एनर्जी। एनर्जी अगर समझने लगे तब तो ये सब हिल जाएगा ना। फिर तो एनर्जी इज द अल्टीमेट कंसेप्ट। पूरा दुनिया आखिर कर क्या रहा है बताओ हमको, जी नहीं 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 नहीं, इसी को तो पकड़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ है कि एनर्जी को हम जो एनर्जी का देयर आर इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लेकिन क्या सब चीज तुम यूज कर सकती है, नहीं। हमको एनर्जी है लेकिन हमको यूज करना है कैसे, लाइट के रूप में, तो ट्रांसफॉर्म कैसे करें हम, नहीं समझ। अब तुमको गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है, तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। अब तुमको टीवी देखना है, वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वहां लाइट एनर्जी, नहीं समझ में आ रहा है। अब तुमको गाड़ी पर बैठ करके उड़ जाना है, कहीं जाना है, तो वहां पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। अरे पहिया को घुमा रहा है ना मशीन, तो हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब दुनिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब से आदमी एग्जिस्ट करने लगा धरती पर, तब से सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगा हुआ है। हम लोग भोजन भी करते हैं तो क्या करते हैं, भोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी, जिससे हम लोग वर्क कर सकें। तो
एनर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंसेप्ट ऑफ। तो एनर्जी जब हम समझ गए बड़ा अच्छा से तो हम छोड़ दिए, फिर खुद पढ़ने लगे। समझ में आ रहा है बात? तभी डरना नहीं तुम लोग। अभी द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इज अनटर्न्ड है अभी स्टोन, वर्क पावर एनर्जी। उसको अगर उसमें अगर कोताही बरता, नहीं बुझा रहा है तो घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, तो तब फिर तुम्हारा फिजिक्स वहीं दम तोड़ देगा। समझ में आ रहा है? आइंस्टाइन साहब तो फिर फाइनली ऐसा बात करके चले गए कि यहां तक क्यों बोल दिया कि मैटर इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। वो तो यहां तक बोल दिए कि जो तो हम है, हम भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मास है तो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाटर क्या है, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, सी तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया ना। पढ़ाएंगे तुम लोगों के लिए, बोनस होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे ना, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होगा, बोनस होगा। जो बुझ गया वो बुझ गया, जो नहीं बुझा भाई कोई बात नहीं। हाँ, कौन बोल दिया पगला जाता है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। क्या जी? ये फंसाता है, मिटाएं इसको। अब देखो बता देते हैं, इसको याद रखना, फिर बोलना कि आप तो बतेबे नहीं किए थे। इसको याद रखना है, माइनस ई नोट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको याद रखना है, ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड। ये क्या है, ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड। ये क्या है, आर एन। याद है ना? ये भी याद रखना। ये सब क्या करना, याद रखना। याद नहीं रखोगे गड़बड़ हो जाएगा। अब जरा सा इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, जरा सा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, फंड सीरीज सब देखते हैं क्या है। हाँ बउआ, फिर क्वांटम से वो सबको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझी? थकना ही है, एक चीजवा को 10 तरह से एक्सप्लेन करते रहो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कहो भैया। अब देखो, नील्स बोर साहब का पोस्टुलेट जब अगर तुम पढ़ोगे तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है, जरा पढ़ करके हमको सुनाओ। पढ़ो 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 फटाफट, देखो तुम लोग देरी करोगे तो यही में फिर गड़बड़। हाँ पढ़ो। Orbit of an electron around the nucleus can take only some special value of radius. In this orbit of spherical radii, the electron does not radiate energy. These orbits are called stationary orbits. थर्ड पढ़ो, थर्ड पोस्टुलेट पढ़ो। The energy of the atom definite value in a given stationary orbit. The electron. अरे थोड़ा इनर्जेटिक फॉर्म में पढ़ो नहीं यार, तुम्हारा तो लगता है सब एनर्जी गायब हो गया है। तुम पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो तो थर्ड पोस्टुलेट पढ़ो। स्टेशनरी ऑर्बिट, एक मिनट रुको यही देखो। अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में एन के जगह पर क्या पुट करें बेटा, 1 पुट करें तो उसका एनर्जी फिक्स है कि नहीं, इस इक्वेशन से देखो ना, इधर यहां देखो ना, अब उसी से ना पकड़ के समझेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन अगर हम लोग स्टडी करें, क्या हाइड्रोजन एटम के लिए अगर स्टडी करें तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, ई नोट बाई। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, जेड बराबर क्या होगा, 1 होगा 4 हाइड्रोजन के लिए। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, ई नोट बाई 4। थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा बेटा, 9। इसी प्रकार तब तुम देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी माइनस ई नोट, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है कि नहीं, हर ऑर्बिट का एनर्जी नहीं है, फिक्स है ना। इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब जरा सा उसी में आगे पढ़ो।
हाँ आप समझो, यहाँ जरा सा समझ लो, पूरा हम बड़का को नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे करके बना देंगे। ये समझ लेना कि सर्कुलरे है, ऐसा बात नहीं है, सर्कुलरे है। एन बराबर कितना है बेटा? 1। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ एन बराबर कितना है बेटा? 2 यहाँ एन बराबर कितना है बउआ? 3 यहाँ एन बराबर 4 डॉट 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 कर दो, और डॉट 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 डॉट, यहाँ पर में एन बराबर क्या है? नेट ठीक है, तो कह क्या रहे हैं बोर साहब, जरा सा आप समझो उस चीज को। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है एन बराबर, 1 हम चाहते हैं कि नहीं भैया तुमको हम ठेल ठाल के सेकेंड ऑर्बिट में भेज दें, तो एनर्जी क्या लगेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। समझो इस चीज को, इस पर सवाल आता है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा? एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एटम को सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करेंगे एनर्जी तो फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चल गया? सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है। अब हम लोग जरा सा समझेंगे कि फर्स्ट से अगर सेकंड में हमको पूछ पास ढकेल उकेल करके कैसे ढेल ठाल के पहुंचाना है, तो कितना एनर्जी लगेगा? हम लोग देते हैं, हीट कर देते हैं उसको, उसके ऊपर फोटोन का वर्षा करवाते हैं। अब तुम लोग कहोगे फोटोन क्या है? नेक्स्ट अभी जब शुरू करने से पहले एक चीज पढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हल्का फुल्का कंसेप्ट देंगे जिसमें कि तुम लोग समझ सको कि फोटोन्स क्या है। लाइट को अभी तुम लोग क्या समझते आए हो? लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, पार्टिकल नेचर भी शो करता है लाइट, जो कि न्यूटन साहब के कॉर्पस्कुलर थ्योरी में वो बताए थे पार्टिकल है, लेकिन बोले ऐसा ऐसा बात कि उनका थ्योरिया रिजेक्ट हो गया। बोलते थे कि इलास्टिक कोलिजन होता है। आइंस्टाइन साहब भी पार्टिकल थ्योरी दिए, लेकिन ये बोले कि नहीं, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। बड़ा मस्त है टॉपिक, इतना मजा आएगा कि कुछ कहने का नहीं। तो उससे तुम सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है, सब उससे समझ में आता है उस चीज से। चलो, तो N1 से N2 में पहुंचाना है, 1 से 2 में इसका एनर्जी कितना है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट का तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी कितना है? -E0/4, यानी 13.6/4। जरा कैलकुलेट करो, 4 तिया 12, 1 4 चौका -3.6 इलेक्ट्रॉन। वोल्ट। ठीक है, अब कहता है कि इसमें से इसमें पुश करो तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? कितना एनर्जी बताओ? इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। इसको एकदम ठेठ भाषा में समझ लो, इसको कोई पूरा डूब डाब करके नहीं समझना है। जैसे कि मुस्कान अच्छी वहां बैठी हुई है, उसको धकेल धुकेल करके वहां कोनमा में पहुंचा देना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? पुश करना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, जिस फॉर्म में हम एनर्जी दो। तो डिफरेंस कितना है दोनों का? डेल्टा ई बराबर क्या है? E2 माइनस E1। E2 कितना है बेटा? -3.4 माइनस -13.6। डिफरेंस कितना आया बेटा? 13.6 में से 3.4 को घटाओ, 6 में 4 गया 2, 10.2। वेरी गुड। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा? यानी कि बेटा मिनिमम अगर इतना एनर्जी हम लोग दे दें, मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन में कहां चढ़ जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम तुमसे पूछें कि फर्स्ट ऑर्बिट से डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट में भेज दें हम, उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? जरा कैलकुलेट करके हमको टन से बताओ तो सब लोग टनाटन एकदम। अब आप लोग भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, फट से इसका n बराबर 3 में पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? -13.6 बटा कितना होगा फोर्थ ऑर्बिट के लिए? थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 हो जाएगा, 9 इकाई 9, 4 13, तो 9 पचे 45, और 9 इकाई 9, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यही ना आया है? ठीक है, n बराबर 4 के लिए कितना हो जाएगा बेटा जी?
16, तो ये 16, इसको कैलकुलेट करो ना, 13.6 बाई 16, 13.6 0.85, तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? मतलब जब फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एटम का एनर्जी कितना है बेटा? 0.85। अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एटम का एनर्जी कितना है? इतना। अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो कितना है? इतना है एनर्जी एटम का। बात समझ में आ रहा है ना? अब अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजना है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब जरा सा इसका उल्टा सोचते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या करे? आ जाए। जो अभी समझाए हम कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइटेशन। इसका जब उल्टा होता है कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। बात समझ में आ गया? अब यहीं से एक और परिभाषा निकल के आएगा जो तुम लोग पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में? आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें क्या है कि इस जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इतना एनर्जी हम इसको डाल दें। कितना एनर्जी डाल दें? इतना एनर्जी डाल दें कि सीधे क्या हो जाए? डिटैच हो जाए एटम से। क्या हो जाए? एटम से डिटैच हो जाए। तो उसके लिए कितना एनर्जी इसको डालना पड़ेगा, भेजना देना पड़ेगा? बताओ तो जरा। ऐसे ही एन का वैल्यू क्या कर दें? इंफिनिटी कर दें तो nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। यही ना होगा बेटा। और यहां जेड स्क्वायर कर दो तो एन को अगर खूब बढ़ाते जाएंगे तो nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? एन को बढ़ाते जाएंगे बेटा, एन को टेंड करा दिए इंफिनिटी तो ये पूरा टर्म क्या टेंड करेगा? 0। अब 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा ई हमारा कितना सप्लाई करना पड़ेगा? यानी कि इतना एनर्जी अगर हम एटम को दे दें तो इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो जाएगा बेटा? निकल जाएगा। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमको लगा उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पकड़ नहीं पा रहे हो? हाइड्रोजन से अगर एगो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए तो H+ आयन बना। आयोनाइज करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाइड्रोजन से कितना एनर्जी लगेगा हमको? समझ में नहीं आ रहा है बात? देखो यहां जरा लंबा लंबा बना दिया ना, यहां जरा सा समझ लीजिए आप लोग। ये प्रोटॉन, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां है। कहां है बेटा? कहां है? फर्स्ट ऑर्बिट में है ना। अब इसको हम एनर्जी सप्लाई किए, जिस तरीके से सप्लाई किए, इतना एनर्जी सप्लाई कर दिए। कितना एनर्जी? कहां गया? इतना। इतना जब हम सप्लाई कर दिए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा? नहीं, उससे ज्यादा है एनर्जी। सेकेंड में नहीं तो थर्ड में जाएगा, उससे भी ज्यादा है। फोर्थ में उससे भी ज्यादा, बाहर ही निकल जाएगा। एटम से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? तो एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए, नॉक आउट कर दिए उसको, तो एटम को क्या बोलते हैं? जैसे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हाइड्रोजन आयन बन गया ना बेटा। तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं कोई डाउट? बात बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो उसी प्रकार से सेकेंड से अगर अपने आप ये फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। नहीं बुझाया बात? नहीं बुझाया? उसका ठीक उल्टा,
जैसे अगर यहां से ऊपर भेजने में हमको एनर्जी क्या करना पड़ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑर्बिट में आएगा, मतलब n बराबर 3 से 1 में आएगा या 2 से 1 में आएगा, तो एनर्जी हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, उतना रिलीज करेगा। पकड़ में आया बात, पकड़ में आ रहा है बात। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वही जो अभी कैलकुलेट किया, अगर सेकंड से फर्स्ट में आया है तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करता है, सवाल उठता है ना भाई। लाइट के फॉर्म में, इट रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट व्हिच इज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोटन का अब क्या होता है भैया, तो एनर्जी उसका कितना होता है, तो उसका एनर्जी होता है, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। एनर्जी एक फोटन का होता है एच न्यू, जहां एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है उसका फ्रीक्वेंसी, इसी को ऐसे भी लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा, जहां ये लैम्डा क्या हुआ उस फोटन का, वेवलेंथ हुआ। अब तुम कहो कि फोटन है, पार्टिकल है, उसका वेवलेंथ बोल रहे हैं बिना मतलब के काम। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसको समझाएंगे कि आखिर हम उसको वेवलेंथ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग कहाँ चढ़ेंगे, डी ब्रागली साहब के, डी ब्रागली का नाम नहीं सुना, वेवलेंथ, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये सब आने वाला है धीरे धीरे। इसको पकड़ो, आगे सब आसान लगेगा। इसको अगर मिस किया तो आगे डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल क्या, वी विल डिस्कस अबाउट फोटन्स। फोटन को डिस्कस करना हम सोच ही रहे थे कि बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो कितना वेवलेंथ का जो लाइट निकलेगा, कितना वेवलेंथ होगा। थर्ड से फर्स्ट में आया तो क्या होगा, फोर्थ से फर्स्ट में आया तो क्या होगा, लाइमन सीरीज कैसे बनता है, किस वेवलेंथ किस रेंज में रहेगा तो वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ रहेगा तो लाइमन सीरीज बोलेंगे, क्या रहेगा तो बालमार साहब का सीरीज हो गया, क्या होगा पास्टन हो गया, क्या होगा ब्रैकेट हो गया, क्या होगा पी फंड हो गया। तो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो पढ़ाए हैं, अगर ऊपरे ऊपरे किसी का पार हो रहा है तो ये काम करना, केमिस्ट्री का बुक तो है ही होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के बुक से ही पढ़ना। क्या करना बेटा, पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के बुक से रीडिंग डाल करके नेक्स्ट क्लास में आना केमिस्ट्री के क्लास में, ठीक है। रीडिंग तो डालना ही पड़ेगा, रीडिंग डालोगे ना तो ये सब थोड़ा क्लियर बुझाएगा, नहीं समझा। हाँ चलो ठीक है।